वेलकम कहता हूं दोस्तों आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। सीरीज़ का जो हमने लेक्चर स्टार्ट किए थे मिलिट्री टर्म्स किया था हमने। तो मिलिट्री टर्म्स ख़त्म होने के बाद आज हमारे पास ज्योग्राफिकल टर्म्स शुरू हो रहे हैं। ज्योग्राफिकल टर्म्स में हमारे पास पहला जो टर्म है वो अल्टीट्यूड है। तो अल्टीट्यूड जो है वो डिस्टेंस माना जाता है जो सी लेवल से ऊपर हो, यानी किसी चीज़ की एलिवेशन जो होती है वो हमेशा सी लेवल से मेजर की जाती है। तो अल्टीट्यूड इज़ द डिस्टेंस अबाउट सी लेवल। एरियाज आर ऑफन कंसिडर्ड हाई अल्टीट्यूड इफ दे रीच एटलीस्ट 2400 मीटर्स 8000 फीट इनटू द एटमॉस्फेयर। ये हमारे पास समंदर की ख़ास लेवल है। इस लेवल से अगर कोई चीज़ 2400 मीटर ऊपर हो जाता है, यानी 800 फीट तक ऊपर चला जाता है, तो हम इसको अल्टीट्यूड हाई अल्टीट्यूड कह सकते हैं। यानी 2400 से नीचे जो हम सिर्फ अल्टीट्यूड कह सकते हैं। अल्टीट्यूड 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो अल्टीट्यूड कुछ भी हो सकती है। तो अल्टीट्यूड इज़ द डिस्टेंस अबव द सी लेवल फ्रॉम अ गिवन सरफेस। किसी ख़ास सरफेस से या सी लेवल के सरफेस को मेजर करके उसको स्टैंडर्ड लेके जितनी भी हाइट तक जाते हैं उसको अल्टीट्यूड कहते हैं। तो 2400 जो है वो स्टैंडर्ड माना जाता है हाई अल्टीट्यूड्स के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में। इसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म है वो है लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स तो थोड़े से कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए, लेकिन है कि मुश्किल तो नहीं है। अब लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं? बेसिकली हमारी ज़मीन के सरफेस पर, हाँ ये हमारी ज़मीन है, तो इसके ऊपर ये जो लाइन लगाया जाता है इस लाइन का नाम है इक्वेटर। ये इक्वेटर क्या कर देता है, हमारे अर्थ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में तकसीम करता है। यानी ये जो लाइन है जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, इस लाइन का नाम है इक्वेटर। ये ईस्ट टू वेस्ट खींचा जाता है, ईस्ट टू वेस्ट खींचा जाता है। तो ये अमूमन अर्थ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब इसके इक्वेटर के ऊपर भी 5 लेने लगाए जाते हैं, नीचे भी 5 लेने जो हैं वो लगाए जाते हैं, खींचे जाते हैं। आगे एंटीपोड्स पर भी ये लेने हमारे पास आएंगे, हमारे काम आएंगे, लेकिन इधर ये जो पिक्चर्स था वो ज़ाहिर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। अब बिल्कुल इसी तरह एक लाइन और खींचा जाता है जो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तकसीम किया जाता है, जो कि नॉर्थ और साउथ पे खींचा जाता है। इसका नाम है ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन। इनके दो नाम है, ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन खींचा जाता है। तो आपको समझ आ गया कि हमारे पास इक्वेटर जो है वो लाइन है जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में तकसीम करते हैं, और प्राइम मेरिडियन जो है वो लाइन है जो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तकसीम करता है। ठीक है ना, ये हो गया इक्वेटर, ये नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसको तकसीम करता है। अब बिल्कुल इसी तरह हमारे पास इक्वेटर के पैरेलल 5 लेने ऊपर खींचे जाते हैं, इस तरह अर्थ के ऊपर 5 लेने नीचे खींचे जाते हैं। इन लाइनों का नाम है लेटिट्यूड्स। बेसिकली ये कुछ लेने कुछ ही होते हैं, ठीक है, ये इस तरह लेने होते हैं, ठीक है, इक्वेटर के। तो ये जो हम लेने हैं हमारे पास इक्वेटर के लेने हैं, इक्वेटर के साथ पैरेलल चलने वाली लेने हैं, इनको लेटिट्यूड्स कहते हैं। इन लेटिट्यूड्स के दरमियान जो फासला होता है 111 किलोमीटर होता है या 69 माइल्स होता है। क्लियर? अब इन लेनों का काम क्या है? बेसिकली ये जो लेने हैं, ये लेने जैसे आप इक्वेटर से जाते हो ऊपर की तरफ तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे आप नीचे जाते हैं तो इसकी टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो लेटिट्यूड्स आर दोज लाइन्स विच आर मूविंग पैरेलल टू द इक्वेटर।
These lines have a distance of 111 किलोमीटर. They are drawn from east to west. अच्छा, लेटीट्यूड्स में बेसिकली ये सर्कुलर लाइनें होते हैं जो पूरा अर्थ के इर्द गिर्द खींचे जाते हैं, ठीक है। ये यू खींचे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी यू। तो जैसे ही आप पोल्स की तरफ जाते हैं, ये नॉर्दर्न पोल है, ये साउदर्न पोल है। इक्वेटर से जैसे ही आप नॉर्दर्न साउदर्न पोल की तरफ जाते हैं तो ये जो सर्कुलर लाइनें हैं, ये जो लेटीट्यूड लाइनें हैं, इनकी साइज़ कम हो जाती है। इक्वेटर की साइज़ बड़ा है, इससे फिर छोटा हो जाता है, इससे और वो छोटा हो जाता है, तो ये लाइनें छोटे होते जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास इक्वेटर पर लेटीट्यूड्स पर एक ही ग्रेट सर्कल होता है, बाकी सारे सर्कल जो होते हैं वो छोटे होते हैं। लॉन्गिट्यूड की जो लाइनें हैं, ये प्राइम मेरिडियन का लाइन है जो ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरता है। इससे हम टाइम मेजर करते हैं, ठीक है। और इसके अराउंड टोटल 18 लाइनें खींचे जाते हैं। ये आगे हम जाके एंटीपोड्स में भी इसको देखेंगे। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। ये जो लाइन है प्राइम मेरिडियन से गुजरता है, यहाँ से हम टाइम काउंट करते हैं। ये टोटल 24 लाइनें होते हैं। कितने? 24 लाइन्स लॉन्गिट्यूड्स के होते हैं। अब ये जो लाइनें होते हैं लॉन्गिट्यूड्स के, ठीक है, ये लाइनें ऑलमोस्ट 15 डिग्री दरमियान इनकी फासला होता है और 55 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। 1 घंटे का फासला टाइम में और 55 किलोमीटर होता है। और ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के पैरेलल खींचे जाते हैं। इनका नाम ये है, वो इक्वेटर के पैरेलल खींचे जाते हैं, ये प्राइम मेरिडियन के पैरेलल खींचे जाते हैं। इससे साबित ये हुआ कि हमारे पास लॉन्गिट्यूड की जो लाइनें हैं वो इक्वेटर के परपेंडिकुलर चलते हैं, क्लियर। जबकि हमारे पास उसकी लॉन्गिट्यूड की जो लाइनें हैं वो इक्वेटर के परपेंडिकुलर चलते हैं। ये दो बातें ज़हन में रखें कि लॉन्गिट्यूड की जो लाइनें हैं वो इक्वेटर के परपेंडिकुलर चलते हैं और इक्वेटर जो है वो लॉन्गिट्यूड के परपेंडिकुलर चलता है। जबकि लॉन्गिट्यूड हम इस तरह भी कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूड जो है वो पैरेलल मूवमेंट करते हैं प्राइम मेरिडियन के और लेटीट्यूड मूवमेंट करते हैं पैरेलल इक्वेटर के। इस तरह भी आप कह सकते हैं। तो ये जो लाइनें होते हैं, एक जो है टेम्परेचर मेजर करता है और दूसरा जो है वो टाइम मेजर करता है। अगर आप लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करते हैं, लॉन्गिट्यूड को क्रॉस, एक लॉन्गिट्यूड दूसरा तीसरा, आप इस तरह लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब है टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा। अगर आप लेटीट्यूड्स को क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बेसिकली 2 पॉइंट्स है। आई होप कि लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड आपको समझ आ गया होगा। अभी हम जाते हैं एंटीपोड्स पर। अब सवाल ये है कि एंटीपोड्स क्या हैं। आपको समझ आ गया। मैंने आपको बताया था कि हमने जो है लॉन्गिट्यूड्स भी स्टडी किया, लेटीट्यूड भी स्टडी किया। ये आपके पास लेटीट्यूड्स है, ठीक है, ये देख रहे हो। अभी देखो ये सर्कल छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, नीचे भी इसी तरह है, ऊपर भी इसी तरह है। ये एक इक्वेटर का जो लाइन है ये सबसे बड़ा लाइन है, बड़ा सर्कल है, ठीक है। बाकी सारे सर्कल छोटे होते जा रहे हैं। अगर आप इसको इधर से काटें, इसको इधर से काटें तो ये सर्कल छोटे होते जा रहे हैं। तो ओनली हमारे पास लॉन्गिट्यूड जो है, इक्वेटर जो है वो ग्रेट सर्कल है, बाकी सारे छोटे सर्कल है। अभी आप इस तरह लॉन्गिट्यूड देखो, लॉन्गिट्यूड ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन राइटिंग है, ये लॉन्गिट्यूड है और ये जो रेड राइटिंग है ये लेटीट्यूड से लिखा भी है। तो लॉन्गिट्यूड की 12 लाइनें हैं। अब सवाल ये है कि एंटीपोड्स क्या है। देखो ये लेटीट्यूड जो हैं, ये जो लेटीट्यूड हैं इक्वेटर, ये 0 डिग्री पर है, ठीक है। जैसे ही आप ऊपर जाते हैं 15 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर जाते हैं 60, फिर 75, फिर 90 तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो डिग्री जो है वो बढ़ती जा रही है। आप अब इधर आपको नज़र आ रहा है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसलिए 30-30 का डिफरेंस लिया है, ठीक है। आप 30-30 का भी ले सकते हैं, 15-15 का भी ले सकते हैं।
अभी यहाँ पे एक चीज़ देखें, अभी एक बंदा है वो इधर खड़ा है इस मुकाम पर, दूसरा बंदा इधर खड़ा है, तो ये एंटीपोड नहीं है, ये अपोजिट हेमिस्फीयर पर दो बंदे खड़े हैं। इन दोनों के दरमियान अपोजिट हेमिस्फीयर में सेम डिग्री होना चाहिए, जबकि 180 डिफरेंस होना चाहिए। टू प्लेसेस एट एक्सट्रीमिस्ट ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द अर्थ। अगर आप पहले हर चीज़ मैं आपको डायमीटर समझा दूँ कि डायमीटर क्या है। ये आपकी डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। अगर आप इसको इधर से काटे तो ये तो डायमीटर नहीं हुआ। तो एंटीपोड्स का मतलब ये है कि दो एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट अर्थ के डायमीटर पर। इसका मतलब ये है कि अगर आप इधर से काटे, एक इधर है दूसरा इधर है, सपोज यहाँ पे आप इधर एक इधर काटे तो एक इधर हो एक इधर हो, तो इसका मतलब ये है कि वो डायमीटर तो काट रहा है, ये दोनों एंटीपोड्स पर हैं। अगर आप इस सिचुएशन में देखें तो फिर एंटीपोड्स क्या होता है, अगर एक बंदा 60 डिग्री पर है, दूसरा भी 60 डिग्री पर होना चाहिए, लेकिन इस मुकाम पर नहीं बल्कि इस मुकाम पर होना चाहिए, तो ये इसका डायमीटर बन सकता है। अगर एक बंदा इधर 30 डिग्री पर है, इस मुकाम पर 30 डिग्री पर, तो दूसरा किधर होना चाहिए, दूसरा नेक्स्ट 30 डिग्री पर होना चाहिए, ये इसका डायमीटर हो सकता है। ठीक, सॉरी, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये होना चाहिए। तो दो बंदे दो एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट पर अर्थ के डायमीटर पर और उनकी लेटीट्यूड एंगल के दरमियान 180 डिफरेंस हो। 180 डिफरेंस से क्या मुराद है? 180 डिफरेंस ये है कि अगर एक एक्सट्रीम पॉइंट इधर है तो इसका दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट इधर है। अगर ये 60 डिग्री है, इसका ये पॉइंट 0 है, तो ये वाला पॉइंट 180 है। ये 30 है तो ये इसका 180 है। ये 0 है यानी ये 0 है, ये भी इसका 180 है, ये भी इसका 180 है, ये 0 है, ये भी इसका 180 है। अब ये लाइन तो पूरा के पूरा ये 60 है, ये 30 है, ये 0 है, ये फिर 30, ये फिर 60, ये फिर 90। एक बार फिर समझाता हूँ, ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सपोज एक बंदा इधर है, ठीक है, एक बंदा इधर है, अब ये इसका अपोजिट इधर है, तो इसका मतलब ये डायमीटर पर ये दोनों एंटीपोड्स पर है। आप यही कहते हैं, लेकिन ये इक्वेटर है, इक्वेटर के उस तरफ या नीचे। अगर एक बंदा ऊपर खड़ा है तो इसका एंटीपोड इसी 30 पर होना चाहिए, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर ये एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट तो ये है इसका, तो इसका 30 किधर है, इसका 30 इधर मिल रहा है, तो ये अब एंटीपोड्स पर। एक बंदा इधर है तो इसका एंटीपोड्स किधर है, ये। एक बंदा इधर है तो इसका एंटीपोड्स किधर है, ये, फिर ये। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। टू प्लेसेस एट द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड हैविंग द सेम लेटीट्यूड एंगल्स हो। ये 60 वो भी 60, ये 30 वो भी 30, ये 90 वो भी 90। लेकिन अगर एक 60 के इस कोने पर है तो दूसरा जो है 60 के दूसरे कोने पर होना चाहिए, तब ये एंटीपोड्स पर कहलाए जाते हैं। अगर एक इधर 30 पर है तो दूसरा इस 30 पर होना चाहिए, तब ये डायमीटर कहलाया जाता है। इसके बाद है अफेलियन। अब अफेलियन क्या है? आपको पता है कि हमारी ज़मीन जो है वो कभी कभार अपनी टिल्टिंग की वजह से सन से दूर चली जाती है। ये साइड दूर है, ये साइड नज़दीक है, ये साइड नज़दीक है, ये साइड दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही सूरज के इर्द गिर्द हमारी ज़मीन मोमेंट करती है तो वो टिल्टिंग करते हुए ही मोमेंट करती है। एक सेकंड, हमारी ज़मीन कभी सन से दूर चली जाती है तो कभी सन के करीब आती है। अब अफेलियन जो है, ज़मीन का वो पॉइंट जो अर्थ से ज़्यादा फारदेस्ट डिस्टेंस पर हो, उस पॉइंट को अफेलियन कहते हैं। और वो जो फारदेस्ट डिस्टेंस पर होता है तब जो हमारे पास जनवरी होती है, सर्दी होती है, सख्त सर्दी होती है। सर्दी हमारे पास क्यों आती है? क्योंकि हम सन से थोड़ी सी ज़्यादा फासले पर होते हैं। और जब हमारे पास गर्मी होती है तो फिर क्या होता है? फिर इसका मतलब ये है कि हम जो है नज़दीक डिस्टेंस पर हैं।
यानी इसका मतलब ये है कि ये अभी यहाँ से जो है हम सन से ज़्यादा फासले पर हैं सपोज़, तो ये फासला कहलाता है सॉरी ये थोड़ा सा डायग्राम वो है मतलब डायग्राम सही नहीं बनाया। ये जो डायग्राम है ये सन जो है वो दूर फासले पर है, ठीक है, ज़मीन से, इधर नज़दीक है, ठीक है, लेकिन इन्होंने इधर अपेलियन लिखा है। द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन एनी अदर प्लैनेट फ्रॉम इज द फारेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द अपोजिट ऑफ अपेलियन इज द पेरिलियन। तो अगर ये सन है और आप दूर हैं एक मुकाम पर, आप नज़दीक है, देखो एक और चीज़ आपको बताता हूँ, तो ये है कि हमारी ज़मीन जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट रखती है। एलिप्टिकल ऑर्बिट वो ऑर्बिट होता है जिसमें दो साइड नज़दीक होते हैं, दो साइड दूर होते हैं, ठीक है, ये साइड नज़दीक और ये साइड दूर। जब आप ज़मीन से दूर होते हैं तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, अफेलियन कहते हैं, और जब आप ज़मीन के नज़दीक होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पेरिलियन कहते हैं। तो मकसद यही है कि हमारी सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट है। एलिप्टिकल ऑर्बिट आप लोगों को पता है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है ये, ठीक है, जब आपकी सेंटर से सारे पोजीशन एक जैसे होते हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। जबकि आपके पास जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं वो ये होते हैं कि आपके पास दो फासले दूर होते हैं, दो नज़दीक होते हैं। जो नज़दीकी डिस्टेंस होती है वो पेरिलियन कहलाती है, जो दूर की डिस्टेंस होती है वो अफेलियन कहते हैं। ये हो गया क्लियर, आई थिंक सो। अब अपोजी और पिरजी क्या है? अपोजी और पिरजी जो है वो बेसिकली इस्तेमाल होती है मून के लिए, ठीक है। मून जब देखो अभी यहाँ पे देखो अपोजी अपेलियन, पिरजी पेरिलियन, देखो ये नज़दीकी डिस्टेंस है, ये दूर का डिस्टेंस है। जब मून हमसे दूर के फासले पर होती है तो आप याद रखिए कि ए से मुराद अवे, ठीक है, और ये से अपेलियन भी है, अपोजी भी है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप भूल जाते हैं तो ये ट्रिक है याद रखने के लिए। अब जो अपोजी है वो दूर का डिस्टेंस है ज़मीन से, जबकि पिरजी वो नज़दीकी डिस्टेंस है मून का ज़मीन से। तो मून के ऑर्बिट भी जो है वो एलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है। कभी कभार मून हमसे दूर चली जाती है, कभी नज़दीक आ जाती है, कभी मून बड़ी नज़र आती है, कभी मून छोटी नज़र आती है, उसकी वजह ये होती है। तो अपोजी इज द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ such as satellite or moon orbiting the earth that is at the greatest distance. The opposite of apogee is perigee. तो perigee जो है वो closest distance होती है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एटॉल। एटॉल क्या चीज़ है? समंदर के अंदर रिंग शेप्ड कोरल रीफ पाए जाते हैं। कोरल रीफ आप कहते हैं कि क्या है? रिंग शेप्ड कोरल रीफ, आइलैंड्स। अब पहला चीज़ ये है कि कोरल रीफ्स क्या हैं, ये आपको समझा दो, फिर एटॉल समझ आ जाएगा। कोरल रीफ्स आर मेड ऑफ कॉलोनीज ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ टेनी इंडिविजुअल्स कोरल्स कॉल्ड पोलिप्स। पोलिप्स बेसिकली एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये समझिए जड़ी बूटियाँ होती है समंदर के अंदर, उनका नाम है पोलिप्स। ये पोलिप्स वक्तन फ़ोक्तन बड़े होके समंदर की सतह पर पहुंच जाते हैं, पानी से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। ज़मीन की सतह से कॉलोनीज बनाते बनाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ज़मीन की सतह तक पहुंच जाते, सॉरी पानी की सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। पानी का सरफेस है तो ये क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। जब ऊपर आ जाते हैं तो ये एक किस्म का इस तरह आइलैंड बना लेते हैं, ठीक है। यूँ ऊपर आ जाते हैं, आइलैंड बनाते हैं, सख्त हो जाते हैं। जब सख्त हो जाते हैं तो हम इसको कोरल रीफ कहते हैं। और बाज़ औक़ात ये कोरल रीफ इस तरह आइलैंड बनाते हैं। आइलैंड आपको पता है कि चारों तरफ से पानी हो, सेंटर खाली हो। बाज़ औक़ात एक छोटा सा इनलेट भी बनाते हैं कि जिससे पानी बाहर जा सके। तो जिन आइलैंड्स को नाम नहीं दिया जाता है उसको कहते हैं आइलैंड्स, जिनको नाम दिया जाता है उनको आइलैंड्स कहते हैं। तो ये कोरल रीफ जो कॉलोनीज बनाते हैं समंदर के सतह से ऊपर आ जाते हैं, फिर ये इतने सख्त हो जाते हैं कि यहाँ पे लोग जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। तो उस कंस्ट्रक्शन को
लेगून फिर कहते हैं, ठीक है, जब वो बंद हो जाते हैं। एन एटॉल इज अ रिंग शेप्ड कोरल रीफ, आइलैंड और सीरीज ऑफ आइलैंड्स। कोरल रीफ are made of colonies of 100 to 1000 of tiny individual corals called polyps. Islands unnamed islands called islets. इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी आइलैंड जो है वो डेगो ग्रेशिया है, जो कि ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है। ये ब्रिटिश की कॉलोनी है, इंडियन ओशन में पाई जाती है, डिस्प्यूटेड ओवरसीज टेरिटरी है। अच्छा, इसके अलावा वेनस जो है, इटली के शहर वेनस, ये भी एक किस्म का एटॉल है, लेगून है। लेगून बेसिकली जब ये आइलैंड बन जाती हैं, एक साइड से पानी इसको बंद कर देते हैं, तब उसको लेगून कहते हैं। तो वेनिस इज़ द लेगून सिटी, इसलिए इसको कहते हैं सिटी ऑफ कैनाल्स, द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो एटॉल इज़ अ रिंग शेप्ड कोरल रीफ आइलैंड और सीरीज ऑफ आइलैंड्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जाते हैं हम बेसन पर। बेसन क्या है? जब आपकी सराउंडिंग एरिया की हाइट जो है वो ज़्यादा होती हैं और इनसाइड जो पोर्शन होती है वो लाउर होती है, तब हम इसको कहते हैं बेसन। अ पोर्शन ऑफ लैंड दैट इज़ लावर देन द सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग एरिया से जो एरिया नीचे होती है उसको बेसन कहते हैं। दुनिया में इस वक्त दो बेसन बहुत इंपॉर्टेंट बेसन हैं और मशहूर भी हैं, बड़े भी हैं। एक है अमेज़ोन बेसन। अमेज़ोन आपको पता है फॉरेस्ट भी बड़ा है, रिवर भी बड़ा है, लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट रिवर है। ये अमेज़ोन जो है ब्राज़ील में है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो लैंड सरफेस पर अमेज़ोन बेसन जो है सबसे बड़ा बेसन है, 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये रिवर बेसन है। जबकि हमारे पास ओशियन बेसन जो है वो पैसिफिक ओशियन बेसन है, जो कि डीपेस्ट भी है। ये 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स कवर करती है। कौन सा? पैसिफिक ओशियन बेसन। अच्छा, बे क्या है? बे जो है वो एक रेसिस्ट कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर दैट डायरेक्टली कनेक्ट्स टू larger man body of water such as an ocean lake. The largest bay in the world is the Bay of Bengal. बे जो होती है बेसिकली बे गल्फ में ये फ़र्क होता है कि ये जो एंट्रेंस होता है ये गल्फ में थोड़ा सा छोटा होता है, जबकि बे में थोड़ा सा ये जो एंट्रेंस होता है पानी का ये बड़ा होता है। तो एक किस्म का ये पानी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है ज़मीन से ओशन तक, लेक तक, जो डायरेक्टली इसको कनेक्ट करते हैं, इसको बे कहते हैं। तो ये आपके पास क्या है? बे, ठीक है। लार्जेस्ट बे है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल के साथ है, इंडियन ओशन में है, तो ये सबसे बड़ी बे है। अच्छा, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, खासकर ज्योग्राफी में। साइंटिस्ट के ख्याल में ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। The theory proposed by Alfred Wegener in 1915 that all of the continent used to be joined together in a supercontinent called Pangaea. साइंटिस्ट के मुताबिक, जोग्राफर्स के मुताबिक, कि एक वक्त था कि हमारी ज़मीन कुछ इस तरह हुआ करती थी। ये बिल्कुल एक ही कंटिनेंट थी, सुपर कंटिनेंट थी। उस सुपर कंटिनेंट का नाम था पंगिया। ऊपर वाले का नाम था यूरेशिया और नीचे वाले का नाम था गुडवाना। दो नाम थे इसके, ऊपर वाले का यूरेशिया, नीचे वाले का गुडवाना। गुडवाना एंड यूरेशिया कंबाइंड होके पंगिया कहलाते थे। लेकिन जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स था, इट वाज समहाउ बिग एट द इक्वेटर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो इक्वेटर पर बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से इसने क्या कर दिया, इस फोर्स ने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने इन सारे कंटिनेंट्स को पुल अपार्ट कर दिए, इनको अलहदा कर दिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको खींच लिए और इनको कुछ यू बना दिए, ये शेप बना दिया। सो ये सोचते हैं कि ये जो थ्योरी है वो एक्सेप्टेड थ्योरी है, क्योंकि इसके मुताबिक ये ज़मीन कुछ यूँ नज़र आती थी जो आपको ये नज़र आ रही है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कुछ यूँ बन गई। अच्छा, इसके लिए उन्होंने एविडेंसेस क्या इकट्ठा किए हैं, किस बेस पर ये कहते हैं? ये कहते हैं कि वी हैव कलेक्टेड सम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ऑफ द लैंड एरिया, एनिमल, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। कहते हैं कि हमने इन इलाकों के जो यहाँ से मिलते, यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो मिलते हैं,
कहते हैं इनके हमने कुछ एविडेंसेस इकट्ठे कर दिए हैं। ये जिनकी मिट्टी होती है, एनिमल्स होते हैं, इकोसिस्टम होता है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वो कुछ इन लोगों से मिलती जुलती है। इन लोगों की इससे, इन लोगों की यहाँ से मिलती जुलती है, इन लोगों की यहाँ से, इन लोगों की यहाँ से मिलती जुलती है। इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेस पर वो कहते हैं कि द अर्थ वाज वंस अ सुपर कंटिनेंट कल्ट बन गया। इसको कहते हैं कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि आहिस्ता आहिस्ता इन कंटिनेंट्स को ड्रिफ्ट कर दिया बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस थ्योरी वाज कॉल्ड कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या है? आपको पता है कि हमारे ज़मीन जो है वो टिल्टिंग फॉर्म में मूवमेंट करती है। इक्विनॉक्स के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक और पिक्चर दिखा दूं, बल्कि यहाँ पे नहीं है, कुछ पिक्चर जो है लोड नहीं हो रहे। हमारी ज़मीन जो है, मैंने आपको पहले बताया कि देखो ये सन है और हमारी ज़मीन कुछ इस तरह टिल्टिंग करते हुए मोशन करती है सन के इर्द गिर्द, ठीक है, जिसमें एक साइड सन से दूर होता है और एक साइड सन के करीब होता है। एक बात। सेकंड बात, गौर से सुने कि ये जो फासला होती है ये दूर है और ये फासला नज़दीक है। इस वजह से यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे सर्दी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी, साउदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी, साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी। एक बात। सेकंड, यहाँ पे सन रेज जो हैं वर्टिकल है, इंक्लाइंड है, और यहाँ पे सन रेज वर्टिकल है, डायरेक्ट है। तो यहाँ पे सन रेज की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और इस पोर्शन पर सन रेज की इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती है। तो आते हैं इस डायग्राम पर, देखते हैं कि इक्विनॉक्स क्या है। इक्विनॉक्स दो लफ्ज़ों से बना हुआ है। इक्विनॉक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स इक्वी व्हिच मीन्स इक्वल एंड नॉक्स मीन्स नाइट। इट मीन्स व्हेन देयर आर इक्वल डेज एंड नाइट इन द नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये कैसे पॉसिबल है? अभी सपोज हमारे पास, हमें पता है कि हमारी ज़मीन जो है वो टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अब होना तो ये चाहिए कि हमारी ज़मीन कुछ यूँ मोमेंट करती है। ये इसका पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है ये। लेकिन आप देखो कि ज़मीन का सेंट्रल पॉइंट कुछ यूँ है, यूँ है, यूँ है, यूँ है, ठीक है। इसकी वजह है कि हमारी ज़मीन जो है वो टिल्टिंग मोशन करती है सन के इर्द गिर्द। अब अगर हम इस पूरे डायग्राम में देखें, सपोज हम जून जुलाई से स्टार्ट लेते हैं, जिसको हम समर सोल्स्टिस कहते हैं। ये देखो, हम जून से स्टार्ट लेते हैं, जो 20-22 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इक्वेटर है, ये इधर इक्वेटर जो है वो ये है, इधर इक्वेटर ये है, इधर इक्वेटर ये है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वेटर से ऊपर गर्मी, रोशनी ज़्यादा है, ठीक है, और इक्वेटर से नीचे रोशनी कम है। यहाँ पे इक्वेटर से ऊपर रोशनी कम है जबकि इक्वेटर से नीचे रोशनी ज़्यादा है। एक बात। सेकंड, ज़मीन टिल्टेड भी है और यहाँ पे इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से ऊपर इक्वेटर से नीचे रोशनी एक जैसी है। यहाँ पे इक्वेटर से ऊपर इक्वेटर से नीचे भी अंधेरा एक जैसी है। चाहे आप अंधेरे को लेते हैं या रोशनी को लेते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। तो ये जून है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त समर है जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त विंटर है। तो लिहाजा जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है हम उसको समर कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं समर सोल्स्टिस, क्योंकि इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज विंटर इन द इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट इज विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ज़्यादातर पोर्शन जो है वो गर्मी की शिद्दत में है, ठीक है, गर्मी की शिद्दत में नज़दीक है। एक सेकंड कि यहाँ से गर्मी सूरज की रोशनी जो है डायरेक्ट है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर इस वक्त थोड़ा सा दूर भी है, इंक्लाइंड भी है और थोड़ा सा पोर्शन जो है वो दूर भी है और इंक्लाइंड भी है और कम रोशनी आ रही है, इसलिए हम कहते हैं वहाँ पे विंटर है। आहिस्ता आहिस्ता 4 महीने गुजर जाते हैं
यहाँ पे पहुँच जाते हैं सितंबर 23-22। यहाँ पे ज़मीन के एक साइड पर मुकम्मल तौर पर रोशनी होती है और एक साइड पर मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता है। यहाँ पे दिन रात इक्वल हो जाते हैं। अगर हम इस पोर्शन पर देखें जून के पोर्शन पर, तो इस वक्त जो हमारे पास जो है लॉन्गेस्ट डेज होते हैं, शॉर्टेस्ट नाइट होते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम शुरू हो जाता है, यहाँ पे पहुँचते हैं तो दिन रात इक्वल हो जाते हैं। तो इस 23 सितंबर पर हमारे दिन रात जो है वो इक्वल हो जाते हैं, लिहाजा हम इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, ऑटोनल इक्विनॉक्स कहते हैं। इसके बाद ऑटम से निकला हुआ है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, जैसे ही हम जो है दिसंबर में पहुंचते हैं, इस वक्त सर्दी होती है हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त समर होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास नाइट्स जो है वो बड़े हो जाते हैं और डेज जो है वो छोटे हो जाते हैं। तो ये होता है दिसंबर में। तो दिसंबर में हमारे यहाँ सर्दी होती है। उसकी वजह होती है कि एक तो हम दूर चले जाते हैं, फिर सूरज की रोशनी जो है वो इंक्लाइंड हो जाती है, ये साइड जो है वो नज़दीक हो जाता है और सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट हो जाती है। इसीलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त समर होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त गर्मी होती है, समर होता है, विंटर होता है, सॉरी। तो इसको कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। फिर आते हैं हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो है दिन का बढ़ना शुरू हो जाता है और रातों का घटना शुरू हो जाता है। तो मार्च पर हम जो है इक्वल हो जाते हैं, इसको कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। तो ये 21 मार्च होता है जिसमें हमारे पास दिन रात इक्वल हो जाते हैं। तो दो पोजीशन हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे दिन और रात इक्वल होते हैं, एक 23 सितंबर और एक 21 मार्च। जबकि हमारे पास दो पोजीशन ऐसे होते हैं जहाँ पे दिन बड़े रातें छोटे हैं, रातें बड़े दिन छोटे हैं। तो जून में हमारे पास लॉन्गेस्ट डेज होते हैं, शॉर्टेस्ट नाइट्स होते हैं, जबकि दिसंबर में हमारे पास लॉन्गेस्ट नाइट होते हैं, शॉर्टेस्ट डेज होते हैं। 22 जून हमारे पास जो है वो लॉन्गेस्ट डे हैं और शॉर्टेस्ट नाइट हैं, जबकि 21 दिसंबर या 22 दिसंबर हमारे पास लॉन्गेस्ट नाइट होती है और शॉर्टेस्ट डे होती है। दीज आर ऑल वर अबाउट इक्विनॉक्स। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल। दुआ में याद रखिएगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। हमें मोटिवेशन मिलती है अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।